स्वागत है आप सभी का आज की नई कहानी में। सुबह सुबह रचना जी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थीं कि तभी उनकी बहू मीनाक्षी उठकर आई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, खबरदार माँ जी, जो आपने सुबह सुबह उठकर मेरी नींद खराब की। अरे, आपको इतना भी नहीं पता है क्या कि अगर कोई सोया हुआ रहता है तो खटपट की आवाज़ करके उसे जगाना नहीं चाहिए। आपका क्या है, खुद तो दिन रात सोती रहती हैं, लेकिन मुझे तो घर से लेकर बाहर तक के ढेरों काम देखने होते हैं। आपके बेटे की तो पैसे कमाकर लाने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही उठानी पड़ती हैं। उसमें भी आपको सुबह सुबह चैन नहीं रहता, लग जाती हैं आंगन में झाड़ू लगाने। झाड़ू की आवाज़ मेरे कानों में चुभती है तो सुबह सुबह मेरा सारा मूड ही खराब हो जाता है। फिर सोचिए पूरा दिन मेरा कैसा जाता होगा, लेकिन आपको इससे क्या, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मीनाक्षी चिल्लाती जा रही थी तो रचना जी ने कहा, लेकिन बहू, सूर्य उदय के पहले ही घर के आंगन की साफ सफाई हो जानी चाहिए ताकि घर में बरकत आए। रचना जी ने कहा। तो बहू बोली, ओहो माँ जी, अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, जब जागो तभी सवेरा। इतना कहकर बहू पैर पटकती हुई अंदर चली गई। दोनों सास बहू में नए और पुराने विचारों के बीच नोक झोंक होती रहती थी। रचना जी का बेटा विक्रम अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा था। जब वह 4 साल का था तब उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। उस समय उसकी माँ रचना जी केवल 26 वर्ष की थी। इसलिए उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी कहा कि वह अपने बेटे विक्रम को उनके पास छोड़कर दूसरी शादी कर ले ताकि वह अपना भविष्य अच्छे से जी सके। लेकिन रचना जी ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर दूसरी शादी नहीं की। विक्रम को उसके पिता का हिस्सा देना पड़ेगा, यह सोचकर रचना जी के जेठ और देवर ने उन पर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी रचना जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके गई तो उनकी भाभियों ने बोझ समझकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। अब इतनी बड़ी जालिम दुनिया में, जहां यही समाज के ठेकेदार, जो लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, लालची भेड़ियों की तरह अपनी आंखें गड़ाए ऐसी विधवा औरतों का जीना हराम कर देते हैं, उसी समाज में रचना जी अपने छोटे से बेटे को लेकर उसके भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़ी। साहस रूपी चादर ओढ़ी अपने बच्चे का सहारा लेकर वह दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करती तो कभी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी करती, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य सुधारने में जुटी रहती। कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता, पर अपने बेटे विक्रम को कभी भूखा नहीं सुलाया। विक्रम जब खाने के लिए कहता तो वह कह देती, बेटा, मैंने पहले ही खा लिया था। लेकिन वह बालक मन का भोला था। बच्चा उस समय क्या जानता कि माँ ने वास्तव में खाना खाया है या नहीं। लेकिन अब वह बड़ा हो गया है तो वह सारा समय उसके आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम जाता कि किस तरह उसकी माँ ने अपने बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोंटकर अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाया जो आज उनका बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। लेकिन मीनाक्षी को अपने पति की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। विक्रम चाहता था कि उसकी माँ को सारे जहां की खुशियां और सुख सुविधाएं मिले, लेकिन मीनाक्षी उसके विपरीत सोचती थी। वह अपनी सासू माँ को 1 घंटे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन विक्रम के दबाव में आकर रचना जी को थोड़ी बहुत इज्जत देती थी, लेकिन सिर्फ विक्रम के घर पर रहने तक। जैसे ही विक्रम घर से बाहर निकलता तो वह अपने असली रूप में आ जाती और रचना जी से कहती, माँ जी, चलिए आप बैठे बैठे घर के बर्तन साफ कर दीजिए, वरना बुढ़ापे में बैठी रहोगी तो आपके घुटने जवाब दे जाएंगे। इसलिए यहाँ से उठिए और बर्तन साफ कर लीजिए। वैसे भी इसके पहले भी तो आप ये नौकरों वाले काम कर ही चुकी हैं, फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, खबरदार जो आपने अपने बेटे से इस बारे में कुछ भी कहा। वैसे भी आपका बेटा कई कई दिनों तक घर में आता नहीं है। सोचो, फिर आपको खाना कौन देगा? दोनों टाइम खाना चाहिए और आराम की नींद चाहिए।
तो चुपचाप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। रचना जी बेचारी चुपचाप आंसू बहाती रहती। विक्रम अक्सर बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर जाता रहता था और मीनाक्षी उसका पूरा फायदा उठाती। विक्रम जब घर आता तो वह रचना जी के साथ ऐसे पेश आती जैसे वह उसकी सास नहीं, माँ है। रचना जी भी अपने बेटे से बहू की कोई शिकायत नहीं करती थी, इसलिए विक्रम भी अपनी माँ की सुख सुविधाओं के बारे में सोचकर निश्चिंत रहता था। उसे लगता कि उसकी पत्नी तो उसकी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, पर उसे क्या पता कि उसके पीछे से कितने जुल्म करती है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब विक्रम को बिजनेस में घाटा हो गया तो उसने विदेश में व्यापार करने की सोची। जब उसने इस बारे में अपनी माँ और पत्नी को बताया तो मीनाक्षी तो बहुत खुश हुई कि अब वह अपनी सास को अपने इशारों पर नचाएगी। इधर रचना जी को दुख तो बहुत हुआ, पर घर खर्चा चलाना भी बहुत जरूरी था, इसीलिए कुछ नहीं बोल पाई और मुस्कुराकर अपने बेटे को हामी भर दी। तो विक्रम ने कुछ पैसे अपनी माँ को दिए, कुछ पैसे अपनी पत्नी को दिए और वहां से विदेश व्यापार के सिलसिले में चला गया। अब मीनाक्षी तो जैसे अपने पति के जाने का इंतजार ही कर रही थी। उसके जाते ही वह रचना जी को ऐसे दिखाने लगी जैसे अब वह उनके साथ अच्छे से रहेगी। बहला फुसलाकर उनसे घर के सारे काम करवाने लगी। एक दिन सुबह सुबह मीनाक्षी रचना जी से बोली, माँ जी, आपके बेटे का फोन आया था। वह बोल रहे थे कि उनका विदेश में अब भी कारोबार अच्छे से नहीं जमा है, तो पैसे की बहुत तंगी चल रही है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, ताकि हमारा घर खर्चा चलाने में आसानी हो सके। अब मैं चली जाती, लेकिन पीछे से चिंटू को पढ़ाई कौन करवाएगा? और भी बच्चों के 1000 काम होते हैं, इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगी। लेकिन आप तो अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। बहू की बात सुनकर रचना जी ने कहा, लेकिन बहू, मैं इस उम्र में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करते हुए क्या अच्छी लगूंगी? बहू बोली, बेटे के लिए भी उम्र देख रही हैं। वहाँ आपका बेटा परेशान हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है। बहला फुसलाकर मीनाक्षी ने रचना जी को दूसरी सोसाइटी में, जहाँ उसकी सहेली रवीना रहती थी, वहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए लगा दिया। और जैसे ही महीना पूरा होता तो मीनाक्षी पूरा पैसा अपने हाथ में ले लेती। रचना जी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं देती। लेकिन फिर भी रचना जी खुश थी कि उनकी वजह से उनके बेटे को कुछ तो मदद हो जाती है। 1 साल बाद जब उनका बेटा विक्रम विदेश से घर वापस आया तो अपनी माँ को साड़ी देते हुए बोला, माँ, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लाया हूँ। आपकी बहुत इच्छा थी ना ऐसी साड़ी पहनने की। कहते हुए विक्रम ने वह साड़ी अपनी माँ के हाथ में थमा दी तो रचना जी ने कहा, बेटा, तू मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाया है? पहले तू अपने कारोबार को अच्छी तरह से जमा ले। रचना जी की बात सुनकर बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ, आपके आशीर्वाद से जब से मैं विदेश गया हूँ तभी से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा था। क्यों? मीनाक्षी ने आपको बताया नहीं क्या? तो रचना जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे के इस सवाल का क्या जवाब दें, क्योंकि बहू तो उन्हें अभी भी रोज ही यही कहकर दूसरों के घरों में काम करने भेजती है कि उनके बेटे को बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा है, तो हमारी मदद से उसकी भरपाई हो सके। रचना जी कुछ बोलती उससे पहले ही मीनाक्षी ने आकर बात को संभाल लिया और रचना जी की तरफ आंखें निकालते हुए कहा, बताया था ना माँ जी को, अब माँ जी की उम्र हो चली है ना, इसलिए माँ जी कभी कभी भूल जाती हैं, है ना? तो रचना जी ने भी बहू की हाँ में हाँ मिला दी। वह बहू की बातें अच्छे से समझ रही थी कि बहू ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि बहू कई बार शारदा जी को यह धमकी दे चुकी थी कि अगर वह अपने बेटे को उसकी शिकायत करेगी तो वह चिंटू को लेकर अपने मायके चली जाएगी। यही सोचकर कि अपने बेटे का घर ना टूटे, बस इसी कारण रचना जी शांत रह गई। रचना जी के द्वारा कुछ भी ना बताने पर विक्रम को भी यही लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए वह फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। विक्रम के जाने के बाद रचना जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, अब तो मेरे बेटे का कारोबार भी अच्छी तरह से चल रहा है,
और अब इन बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं घर घर जाकर काम कर सकूं। इसलिए तुम सबके घरों में फ़ोन करके यह बता दो कि अब से मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। रचना जी के मना करने पर मीनाक्षी उन पर नाराज़ होते हुए बोली, ओहो माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है। सारी सोसाइटी वालों के सामने मेरी नाक कटवाने हैं क्या? कम से कम महीना पूरा होने तक तो आपको काम पर जाना ही पड़ेगा। बहू की बात सुनकर रचना जी ने कहा, क्या होगा बहू अगर नहीं जाऊंगी? तो इतना ही ना कि वे लोग इस महीने का पैसा नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो रख लेंगे, लेकिन मुझसे अब ये सारे काम नहीं होते क्योंकि कुछ दिनों से मुझे अस्थमा का असर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब तक तो मैं बहुत ही मजबूरी में जा रही थी, पर अब तो मेरे बेटे का काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब मुझे काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए रचना जी निढाल होकर वहीं चारपाई पर बैठ गई। तो मीनाक्षी को लगा कि बुढ़िया अब ऐसे नहीं मानने वाली। उसने कहा, अगर आप पूरे महीने की तनख्वाह नहीं लाई तो मैं अपने बेटे को लेकर आज के आज ही यहाँ से चली जाऊंगी, फिर रहना अपने बेटे के साथ। बहू की बातें सुनकर रचना जी मजबूर होकर फिर से दूसरों के घरों में काम करने चली गई, लेकिन वापस नहीं आ पाई। वहीं रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। तभी रास्ते जाते किसी ने उन्हें बेहोशी की हालत में देखा तो एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब रचना जी को होश आया तो डॉक्टर ने उनसे उनके बारे में या उनके घर वालों के बारे में पूछा। तो रचना जी ने कहा, मेरे बेटे बहू विदेश में रहते हैं, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं चली जाऊँगी। तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन रचना जी के लिए सवाल यह था कि वह जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उस घर में जाकर तो वह फिर से नौकरों वाले काम नहीं करना चाहती थी और बदले में गालियां नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए 1-2 दिन तक तो उसी अस्पताल में भटकती रही, लेकिन वहां के सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें वहां से भगा दिया। अब रचना जी सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। उधर विक्रम जब घर आया तो मीनाक्षी से अपनी माँ के बारे में पूछा। तो मीनाक्षी बोली, मुझे नहीं मालूम। विक्रम, माँ जी मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद माँ जी वहाँ से कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही विक्रम आग बबूला होते हुए बोला, नहीं पता का क्या मतलब हुआ? तूने ही माँ के साथ कुछ उल्टा सीधा किया होगा। कहते हुए विक्रम गुस्से से घर से बाहर निकल गया और इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। उधर मीनाक्षी अपनी सहेली रवीना को बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी, मैंने माँ जी को तुम्हारे घर भेजा था, वहाँ से कहाँ चली गई? लेकिन रवीना का हर बार एक ही जवाब था, वह 20 तारीख को काम करके गई थी, उसके बाद वह यहाँ नहीं आई है। इधर रचना जी को कोई दया करके कुछ दे देता तो वह उसे खा लेती या फिर पानी पीकर ही सो जाती। एक दिन विक्रम ने मीनाक्षी से कहा, मैं बिजनेस के सिलसिले से कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो मीनाक्षी मन ही मन खुश हो गई कि चलो ठीक ही है। आखिर विक्रम मान ही गया कि मांझिक के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है और बुढ़िया भी सही समय पर गायब हुई है। अब मुझे बुढ़ापे में उनकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इधर विक्रम बिजनेस का बहाना बनाकर मीनाक्षी से झूठ बोलकर अपनी माँ को ही ढूंढने के लिए निकला था। उसने माँ को ढूंढने में दिन रात लगा दिया। वह अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक चाय की दुकान में चाय पीने बैठा ही था कि उसी समय एक औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी छाती से लगाकर फटे पुराने हाल में लोगों से भीख मांगती फिर रही थी। किसी को दया आ जाती तो उसे कोई 5 तो कोई 2 रुपये दे देता। जब उसने विक्रम के सामने हाथ फैलाया तो विक्रम को अपना बचपन याद आ गया। उसकी माँ भी उसे ऐसे ही अपनी छाती से चिपकाए रहती थी। तब उन्होंने भी कई लोगों के ताने सहे थे, लेकिन उस समय उसे इतनी समझ नहीं थी। पर आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। विक्रम उस औरत को पास के होटल में ले गया। वहाँ उसे और उसके बेटे को भर पेट भोजन करवाया और उसे कुछ रुपए भी दे दिए ताकि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। तो वह औरत बहुत खुश हो गई और विक्रम को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली गई। पर विक्रम वहीं बैठा अपनी माँ को याद किए जा रहा था।
तभी विक्रम की नजर पड़ी कि एक बुढ़िया उसकी तरफ किसी आदमी से कुछ खाने के लिए मांग रही थी। वह बोल रही थी कि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कुछ पैसे दे दो बेटा, या फिर मुझे भोजन करवा दो, बहुत भूख लगी है। भगवान आपका भला करेगा बेटा। जब विक्रम के कानों में उस बुढ़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसे वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और दौड़कर उस बुढ़िया के पास गया, और जब उस अम्मा जी के सामने से जाकर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने आव देखा न ताव और माँ कहकर उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि रचना जी ही थी। रचना जी ने भी अपने बेटे के गले से लगाकर उसकी पीठ पर अपना स्नेह भरा हाथ फेर कर खूब रोई और फिर बोली, बेटा अभी तो तुम बहुत प्यार दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ कब से घर से गायब है, यह तुम्हें मालूम नहीं था? क्या कहीं अभी भी बहू ने तो नहीं भेजा है तुम्हें कि मुझे वापस ले जाकर फिर से किसी के घर में नौकरानी बनाकर रख दोगे? अगर ऐसा है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ बेटा, मैं सड़क पर ही भीख मांगकर जी लूँगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा घर संसार। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विक्रम आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ चलो उस होटल में बैठते हैं, वहाँ पहले भर पेट खाना खा लीजिए, उसके बाद सारी बात बताइए कि आखिर मीनाक्षी ने आपके साथ क्या किया था। बेटे के कहने पर रचना जी अपने बेटे के साथ होटल में चली गई। वहाँ भर पेट खाना खाया और फिर अपनी बहू की वह सारी बात बताई जो उनके बेटे के पीछे से उनके साथ करती थी। उन्हें किसी के घर में नौकरानी का काम करने के लिए भेजती थी। अपनी माँ के मुंह से यह सारी बातें सुनकर विक्रम को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन रचना जी ने उसे शांत करवाते हुए कहा, बेटा क्रोध करने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए जो भी काम करो शांति से सोच समझ कर करो। विक्रम ने माँ की बात मानी और अपनी माँ को सीधे घर में न ले जाकर एक वृद्ध आश्रम में ले गया, जहाँ उन्हें रचना जी की एक सहेली कावेरी जी मिल गई, जो उस वृद्ध आश्रम को चलाती थी। विक्रम ने कावेरी जी को सारी बातें बताई और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने के लिए निवेदन किया। तो कावेरी जी बोली, अरे इसमें निवेदन करने की कोई बात नहीं है बेटा, रचना तो मेरी बहन समान है, वह जितना दिन चाहे रह सकती है। तब विक्रम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और न ही वह वापस विदेश गया। अब विक्रम ने सोच लिया कि अब वह मीनाक्षी को एक पैसा नहीं देगा, वह खुद कमाकर खाएगी तो अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मजबूरन मीनाक्षी ने एक ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे 500 रुपये मिलते थे, जो उसके बेटे चिंटू की स्कूल की फीस, कॉपी किताब और अन्य सामान खरीदने में खर्च हो जाते थे। अब मीनाक्षी के पास अपने शौक पूरे करने के लिए 1 रुपया तक नहीं बचता था। उधर रचना जी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का काम वृद्ध आश्रम की अन्य महिलाओं को सिखाने लग गई। उनके हाथ से बनी हुई स्वेटर वृद्ध आश्रम से बाहर जाने लगी। उनके स्वेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वृद्ध आश्रम में आमदनी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो कावेरी जी की चर्चा चारों ओर होने लगी, इसलिए कई अमीर सज्जन लोग इस वृद्ध आश्रम में डोनेशन देने लगे ताकि उनके पैसे काम के लिए उपयोग हो सके। रचना जी ने सोचा, जिस तरह मैंने ठंड में ठिठुर कर काम करके अपने दिन बिताए थे, वैसे ही कई हजारों लोग आज भी खुले आसमान के नीचे इतनी कड़ाके की ठंड में रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। तो क्यों ना उन्हें इस ठंड के मौसम में स्वेटर सोल बांट दिया जाए, क्योंकि प्रकृति तो सभी के लिए एक समान ही होती है। वह यह नहीं जानती कि यह गरीब है या अमीर, किसके पास स्वेटर सोल है और किसके पास नहीं। ठंड या गर्मी तो सभी को एक समान ही लगती है। वह तो मनुष्य अपनी सुविधाओं के अनुसार सुख या दुख भोगता है। तो क्यों ना हमसे जितना बन पड़े हम ऐसे पीड़ित लोगों को सुख देने की कोशिश करें। उन्होंने अपने यह विचार अपनी सहेली कावेरी जी को बताया, जो कि उस वृद्ध आश्रम की मैनेजर थी। तो उन्हें भी रचना जी का यह विचार सही लगा और उन्होंने रचना जी का यह नेक विचार सबको बताया। तो पूरा वृद्ध आश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी स्वेटर खुले आसमान के नीचे रहने वाले
गरीब लोगों को गर्म करने में काफ़ी मदद करेंगी। जब सारी स्वेटर तैयार हो गई तो कावेरी जी और रचना जी ने एक शानदार पार्टी रखी जिसमें कोई भी ज़रूरतमंद इंसान वहां जाकर खाना खा सकता था और उपहार में स्वेटर सोल लेकर जा सकता था। धीरे धीरे मीनाक्षी को इस बात का पता चला तो वह भी वहां जाकर उन भिखारियों की लाइन में खड़ी हो गई। सबसे पहले स्टेज पर कावेरी जी ने सभी को कुछ ज्ञान की बातें बताई और कहा, आज हम जो यह पार्टी रख पाए हैं और इतना कुछ पाए हैं, इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक बहुत ही मजबूत और नेक इरादे वाले शख्स का हाथ है। अगर आज वह इंसान नहीं होती तो शायद इतने लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ उनके साहस और सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वहां उपस्थित लोगों ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मीनाक्षी भी उत्साहित थी कि कौन है वह शख्स, वह भी उसे देखना चाहती थी। लेकिन रचना जी की कार का टायर पंचर होने के कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाई। इसलिए कावेरी जी सभी लोगों को एक एक करके स्वेटर सोल देने लगी। तभी रचना जी भी अपने बेटे विक्रम के साथ वहां पहुंच गई। तो मीनाक्षी उसी समय स्वेटर लेने के लिए कावेरी जी के पास खड़ी थी। कावेरी जी ने कहा, सभी लोग जो स्वेटर शॉल लेने की लाइन में खड़े हैं अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। और मीनाक्षी, जो कि कावेरी जी के पास सोल स्वेटर लेने के लिए स्टेज पर खड़ी थी, उन्होंने मीनाक्षी से कहा, देखिए, यही है वह साहसी और बुलंद इरादे वाली महिला जिसने हमें यहाँ तक पहुँचने में भरपूर सहयोग दिया है। इसलिए आप इन्हें फूलों का हार पहना दीजिए। इतना सुनते ही मीनाक्षी का सिर श्रम से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और रचना जी को अपनी नजरें झुकाई और फूलों का हार पहना दिया। मीनाक्षी के हार पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो मीनाक्षी उसी समय रचना जी के पैरों में गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगी। तभी रचना जी ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे, लगता है बराबर खाना पीना न मिलने की वजह से आप कमजोर हो गई हैं। थोड़ा अच्छा खाया पिया करो और सेहत की तरफ ध्यान दिया करो। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है काम की अधिकता के कारण आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही होंगी, इसलिए समय से पहले ही बूढ़ी नजर आ रही हैं। कावेरी बहन, इन्हें एक की जगह 2 स्वेटर और शॉल दे दीजिएगा। हो सकता है काम की अधिकता के कारण इन्हें हफ्ते भर में धोने का टाइम मिलता भी होगा या नहीं। 2 स्वेटर होंगे तो इन्हें धोने और पहनने में सुविधा होगी। रचना जी की एक एक बातें मीनाक्षी को तीर की तरह चुभ रही थीं। वह नीचे सिर झुकाई चुपचाप रचना जी की बातें सुनती रही और फिर वहां से स्वेटर ली बिना ही जाने लगी कि तभी रचना जी बोली, अरे आपने तो स्वेटर लिया ही नहीं, क्या स्वेटर की कोई कमी नहीं है? आपके लिए तो 2-2 स्वेटर सोल का ऑफर है और आप बिना सोल के ही जा रही हैं। और हाँ, यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया हो तो ज़रूर खाकर जाइएगा। यहाँ भरपूर भंडारा लगा है, यहाँ किसी को भूखे पेट नहीं रखा जाएगा। मीनाक्षी ने 2-2 स्वेटर सोल पकड़े और चुपचाप अपने घर चली गई। घर जाकर उसने सारी बात फ़ोन करके अपनी माँ को बताई। तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तू कल ही वृद्धाश्रम जाना और अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना और उनसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहना। और हाँ, घर चलने के लिए मत बोल देना। इतना सुनते ही मीनाक्षी अपनी माँ पर भड़कते हुए बोली, चुप करो माँ, आपके बहकावे में आकर मैंने अपना ही घर बर्बाद कर डाला और आप अब भी कह रही हैं कि मैं बस उनसे पैसों की मदद मांगूं और उन्हें घर भी नहीं आने दूं। आप कैसी माँ हैं जो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने में लगी हुई है? और एक विक्रम की माँ है, उन्होंने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं कि विक्रम को सारी सच्चाई पता भी चल गई, लेकिन ना ही उसने मुझे मारा पीटा और ना ही मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा किया, बल्कि वह वृद्ध आश्रम जाकर अपनी माँ की सेवा करता रहा। और पता है ना, कल भी माँ जी अपने बेटे विक्रम के साथ आई थी। अब मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी, बल्कि अपने मन की सुनूंगी। इतना कहकर मीनाक्षी ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और अगले ही दिन वह वृद्धाश्रम गई और अपनी सासू माँ से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। तो विक्रम भी वहीं पर था।
वह विक्रम से भी माफ़ी मांगने लगी, लेकिन विक्रम बोला, तुमने मेरी माँ से कहा था ना कि अगर वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो तुम अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाओगी। तो जाओ, खुशी खुशी जाओ, तुम अपने मायके जा सकती हो, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मैं बिना कुछ कहे अपनी माँ की सेवा करने वृद्धाश्रम चला आया, क्योंकि आज मेरी माँ की बहू ने उनके साथ ऐसा किया तो कल को हमारी बहू भी आएगी और वह भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी। तो इसीलिए मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूँ। विक्रम की बातें सुनकर मीनाक्षी को तो मानो काटो तो खून नहीं। अब वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रोती हुई कभी रचना जी के पास जाती तो कभी विक्रम के पास, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। उसे ऐसे गिड़गिड़ा देख रचना जी को कुछ देर बाद दया आ गई, तो उन्होंने कहा, देखो बहू, जो जैसा करेगा वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा, चाहे वह तुम हो या फिर मैं। इसीलिए आज से और अभी से सुधर जाओ। आज से तुम किसी को भी कोई तकलीफ नहीं दोगी और अब घर जाओ, मैं विक्रम को समझाकर घर भेज दूंगी। रचना जी की बातें सुनकर मीनाक्षी खुश हो गई और वापस अपने घर चली आई, लेकिन विक्रम अपनी माँ के बिना अपने घर जाने को तैयार नहीं था। तो रचना जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं बहू से कोई नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी अंतिम सांस वृद्ध आश्रम में ही गुजारना चाहती हूँ। तो विक्रम निराश होकर घर लौट आया। अब मीनाक्षी भी पहले जैसी नहीं रही। वह दोनों पति पत्नी हर तीज त्योहार में रचना जी से मिलने वृद्धाश्रम जाते और वहां जितनी भी वृद्ध महिलाएं थीं सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।